हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से खुशामदीद करते हैं। आज हम NLP मेड इजी बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे एली कैम्पबेल ने लिखा है। इस किताब से हम NLP की टेक्निक को इस्तेमाल करने के बारे में जानेंगे, जिनका इस्तेमाल करके हम अपने पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। NLP की टेक्निक आजकल के ज़माने में इस्तेमाल की जाने वाली सबसे पावरफुल टेक्निक में से एक है और साइकोलॉजिस्ट टेक्निक में से एक है। इस किताब में बताया गया है कि कैसे NLP टेक्निक का इस्तेमाल करके जिस तरह से हम दुनिया को समझते हैं, अपने समझने के तरीके को बदल के हम दुनिया को बेहतर से बेहतर समझ सकते हैं और हम अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। इस किताब की सोच से हम में से कोई भी इंसान अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सकता है। इस किताब से हम समझेंगे कि कैसे अपने इमोशनल स्टेट को आसानी से बदलें, अपने डर को कम करें और अपनी आदतों को जल्दी से बदलें और जो हम चाहते हैं उसे चाहने की और उसे हासिल करने की बात करें। अपने फ्यूचर को बदलने के लिए अपने इंटरनल प्रोग्रामिंग को रीसेट करें और अपने गुजरे हुए कल के इमोशनल पेन को ठीक करें। तो आइए हम इस किताब को अच्छे और बेहतर तरीके से समझते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। हम आप लोगों के नॉलेज और रहनुमाई के लिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहेंगे, जो आपको लाइफ में आपके बहुत काम आएगी। हमारी वीडियोस छोटी और इन्फॉर्मेशन से भरी होती हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो चलें शुरू करते हैं। व्हाट इज़ NLP? NLP क्या है? किसी भी बदलाव की शुरुआत अपने सोच को बदलने से होती है। अगर आप अपनी सोच को बदल सकते हैं तो इंशाल्लाह आप अपनी पूरी लाइफ को भी बदल सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी पूरी लाइफ को बदलने में उतना टाइम लगता है जितना आपको अपनी किसी सोच को बदलने में लगता है। NLP हमारे दिमाग के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने का एक मेथड है, जिसके ज़रिए हम दिमाग के रिस्पॉन्ड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। NLP को टेक्निक्स के हाइब्रिड के रूप में जाना जाता है, जिनका इस्तेमाल इलाज के लिए किया जाता है। NLP की टेक्निक्स में मन चाहे बदलाव लाने के लिए अक्सर हिप्नोसिस का इस्तेमाल किया जाता है। सीधे लफ्ज़ों में कहें तो NLP एक ऐसी मेडिसिन का अल्टरनेटिव है जो लोगों को सेल्फ अवेयरनेस और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को बदलने और अपने दिमाग और इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। NLP की शुरुआत 1970 में हुई थी, जिसका फोकस मॉडलिंग पे था। मतलब कि अगर दो इंसान साथ में काम करना शुरू करते हैं तो दूसरा इंसान भी वही काम करेगा जो पहले ने किया था, और इस तरह इससे दोनों को रिज़ल्ट भी एक जैसे ही मिलेंगे। जाहिर है, क्योंकि हमारा दिमाग हमारे पूरे जिस्म को चलाता है, तो अलग रिज़ल्ट हासिल करने के लिए आपके दिमाग को अलग तरीके से काम करने की ज़रूरत है। हालांकि NLP का इस्तेमाल सबसे पहले ये जानने के लिए किया गया था कि इंसान की पर्सनैलिटी खुद को एक्सप्रेस करने के लिए कैसे बनती है। जैसे जैसे हम बच्चों से एडल्ट बनते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट से मिले इनपुट को फ़िल्टर, डिस्टॉर्ट और मैग्नीफाई करते हैं, ताकि हम उसका इस्तेमाल अपने एक्सपीरियंसेस को समझने के लिए कर सकें। आज NLP कई डायरेक्शंस में डेवलप हुई है, जिसमें हिप्नोसिस एंड प्रैक्टिकल, इंडिविजुअल वेरिएशन, वर्क एंड ट्रस्ट का स्ट्रक्चर, साथ ही मॉडलिंग पर्सनल सक्सेस, सिस्टम ऑफ एक्सीलेंस, वोकेशनल कोचिंग और सेल्स ट्रेनिंग में स्पेशलाइजेशन शामिल है। ऑथर कहते हैं, हम जो कुछ अपने लिए करते हैं वो एक तरह से NLP ही है। साथ ही उनका मानना है कि आपको खुश रहने के लिए या खुश होने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बस आपको अपने नेचुरल रूप को पहचानना होता है। NLP आपको ठीक करने में मदद करती है और आपको आपके नेचुरल सेटिंग में वापस लाती है। NLP का ज़्यादा इस्तेमाल बीमारियों को ठीक करने और सही फैसले लेने के लिए किया जाता है और ख़ुद में बदलाव लाने के लिए किया जाता है। NLP को बेहतर समझने के लिए आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने आप से इन सवालों को पूछें और ध्यान दें कि आपकी आंखें कहाँ जाती हैं, और फिर अपने कुछ दोस्तों से भी ऐसा करने के लिए कहें। अपनी कार के रंग के बारे में सोचिए, उसका लोगो कैसा दिखता है ये सोचिए। आपके बिस्तर की चादर का कौन सा पैटर्न है और कौन सा कलर है। सोचिए पिछली बार जब आपने किसी को दौड़ते हुए देखा था तो वो कैसा दिखता था। आज सुबह आपने कौन से 5 लोगों को देखा। ये सभी सवाल आपको देखने के लिए और आपको जज करने के लिए किए गए हैं, और ये सब सवाल सोचने के लिए आपकी आंखें ऊपर और बाएं ओर होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि आप अपनी सच्ची याद का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह आंखों पे ध्यान देकर आप सच और झूठ का पता लगा सकते हैं। मतलब अगर आपसे कोई झूठ बोल रहा है तो वो आपसे नज़रें नहीं मिलाएगा, ज़्यादातर टाइम वो इधर उधर देखता रहेगा। लेकिन अगर कोई आपसे सच बोल रहा है तो वो आपसे नज़रें मिलाकर
आंखों में आंखें डालकर बात करेगा। जब आप सच और झूठ का पता लगाना सीख जाते हैं तो आप आसानी से अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि बदलाव लाने के लिए कौन सा तरीका आजमाना चाहिए। आपका दिमाग एक ब्राउज़र है, हार्ड ड्राइव नहीं। हम में से ज़्यादातर लोग जब अपने दिमाग के बारे में सोचते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हमारा ज़्यादातर दिमाग सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए बना हुआ है। दिमाग एक ऐसी जगह है जहां हम अपनी जानकारी को इकट्ठा करते हैं। होशियार उन लोगों को माना जाता है जो अपनी इकट्ठा की गई जानकारी को सही तरह इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह वो लोग अपने एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं जो अपनी देखी या पढ़ी गई इन्फॉर्मेशन को याद रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एजुकेशन डेफिनेट और कॉन्क्रीट फैक्ट्स के बारे में है, जबकि लाइफ की सोच, इंसान और इमोशंस के बारे में है। लेकिन सोच और इमोशंस हमेशा स्टेबल नहीं होते, क्योंकि हमारे दिमाग में कई तरह के सोच और ख्यालात आते हैं जो कि वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। इसकी बेहतर मिसाल ऐसे है कि आप अपने किसी मनपसंद सिंगर का सॉन्ग सुनते हैं और आपको उससे लगाव हो जाता है, और कुछ ही अरसा बाद उसका एक नया गाना आपको दोबारा उससे लगाव पैदा करवा देता है। तो इस तरह आप अपनी सोच और अपने इमोशंस को हमेशा काबू में या फिर हमेशा यकसा नहीं रख सकते। आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशेंट वो होता है जो आपको स्कूल के ज़रिए से मिलता है, जबकि ईक्यू यानी कि इमोशनल क्वोशेंट आपको ज़िंदगी भर मिलता रहता है। हमारा दिमाग बिल्कुल किसी इंटरनेट ब्राउज़र की तरह होता है। मतलब आप अगर इसमें इकट्ठा की गई जानकारी को खोलकर नहीं देखते हैं तो आप इसे हमेशा के लिए खो सकते हैं। तो इस तरह अपने दिमाग की जानकारियों को याद रखने के लिए आपको उसको टाइम टू टाइम याद रखना और याद दहानी करना ज़रूरी होता है। इसलिए हम सभी लोग अपनी ज़रूरत की जानकारी को इकट्ठा कर सकते हैं, और आज के ज़माने में जानकारी को इकट्ठा करने के लिए हम इंटरनेट वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में इंटरनेट नहीं था, तो लोग आपस में बातचीत करके चीज़ों को याद रखा करते थे। मतलब आप जिस तरह की जानकारी इकट्ठा करते हैं आपको रिजल्ट्स भी उसी के अकॉर्डिंग मिलते हैं। जैसे कि अगर आपकी जानकारी सही हुई तो आपके रिजल्ट्स भी सही होंगे, और अगर आपकी जानकारी गलत है तो आपके रिजल्ट्स भी गलत होंगे। चेंज हमेशा सोच से आता है। मतलब आप अपनी सोच को बदल के अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। सोच से ही फीलिंग्स बनती हैं और इमोशंस काम का रूप लेते हैं, और आखिर में आपके इमोशंस ही आपके रिजल्ट्स बन जाते हैं। कुल मिलाकर अगर आपकी सोच अच्छी होगी तो आपको रिजल्ट्स भी अच्छे ही मिलेंगे। अगर हम सीधे लफ्ज़ों में कहें तो बदलाव आपके अंदर से ही शुरू होता है, और दुनिया को बदलने की बजाय सबसे पहले खुद के दिमाग को बदलिए, क्योंकि हम दुनिया को उसी नज़र से देखते हैं जैसा हमारा दिमाग होता है। आपके साथ जो हुआ आप उसे बदल नहीं सकते, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फ्यूचर में इस तरह से काम करें कि आपके साथ दोबारा वैसा ना हो। हम चीज़ों को देखने, सुनने और महसूस करने के लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं NLP में उसे काइनेस्थेटिक कहा जाता है। मतलब दुनिया को समझने के लिए अपनी सोच को बदल के शुरुआत करें, और इसी के साथ ही अपनी सोच को बदल के अपने रिजल्ट्स को बदलिए। इसी तरह अपनी लाइफ को बदलने के लिए अपने दिमाग को बदलें, और आखिर में आप अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। NLP की समझ को बिल्ड करना, हम जिन भी चीज़ों को ज़रूरी समझते हैं वो हमारा दुनिया को समझने के बारे में तरीका तय करते हैं। सीधे अल्फाज में कहें तो हम अपने सुनने और देखने की सेंसेस के ज़रिए जानकारी को इकट्ठा करते हैं, और अपने पिछले एक्सपीरियंसेस की बदौलत अपनी जानकारियों को अपने से दूर कर देते हैं जो कि हमारे लिए सही नहीं होती हैं, और हम अपने दिमाग में इकट्ठी की हुई जानकारी के अकॉर्डिंग अपने दिमाग का मैप बनाते हैं जो हमें किसी भी काम को करने के लिए डायरेक्ट करता है। और मैप कितना भी अच्छा और डिटेल्ड क्यों ना हो, वो हमेशा किसी डिलीशन, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन से भरा होता है। ठीक उसी तरह आपके दिमाग में दुनिया के मैप के साथ भी वैसा ही होता है। जब आप अपनी जानकारी को अलग तरह से देखते हैं तब आप पूरी तरह से अलग महसूस करते हैं, और अलग तरीके को महसूस करने के लिए आपको दुनिया को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस आपकी दिल की धड़कनों को बदल सकता है, जो आपकी सोच से कहीं ज़्यादा तेज़ होती है। हम सभी लोग अपने सेंसेस के ज़रिए इस दुनिया को समझते हैं, और आप अपनी सोच, इमोशंस और देखी गई चीज़ों को बदल सकते हैं। जब आप इन चीज़ों को बदल लेते हैं तो आप आसानी से अपने एक्सपीरियंसेस में चेंजेस ला सकते हैं। हम सभी का एक मनपसंद रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है जो हमें रिप्रेजेंट करता है।
मतलब अगर आपका मनपसंद रिप्रेजेंटेशन सिस्टम दिखाई देने वाली चीज़ों के लिए है, मतलब अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाता है तो आप उस सवाल के जवाब के लिए उसकी रेफरेंसेस, तस्वीरों और विजुअलाइजेशन को देखना शुरू कर देंगे और उन रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आप अपना जवाब बताएंगे। और जवाब बताने के लिए हम अपनी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। इस जवाब का इस्तेमाल हम ज़्यादातर लिटरली रूप में करते हैं। शायद आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा कि हम बात करते वक्त जिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो हमारे बारे में बताती हैं कि हम कैसे सोचते हैं। एक अच्छे NLP के रूप में आपके पास अपने खुद के रूप में एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है जिससे आप किसी के भी साथ साफ, इफेक्टिव और मोटिवेटेड रूप में बात कर सकते हैं, फिर चाहे वो या आप किसी भी रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से आ रहे हो। और अगर लोग आपको समझ नहीं पाते हैं तो इसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि हर इंसान में दी गई जानकारी को समझने की काबिलियत होती है। तो ना समझने का ये मतलब हुआ कि आप अपनी जानकारी को उन्हें सही तरीके से बता नहीं रहे कि वो आपकी बात को आपके तरीके से समझ जाएं। और जब आपको अपनी शेयर की गई जानकारी और बात की गई किसी भी इंफॉर्मेशन का जवाब मिलता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी जानकारी सही तरीके से बता पा रहे हैं। और अगर कोई इंसान आपकी बात पहली बार में समझने की कोशिश नहीं करता है तो आप उसको दूसरी बार समझाने की कोशिश करें। इस तरह जितना ज़्यादा ध्यान आप अपने लफ्ज़ों पर देंगे उसी आसानी से आप अपनी बात दूसरों को समझा भी पाएंगे और उतनी ही आसानी से आप दूसरों की बात को भी समझ सकते हैं। और इसके बाद आपके पास NLP की सही मायने में समझ होगी। और अगर आप NLP को एक बार में नहीं समझ पाते तो आप उसे दोबारा भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। हमारी बुक्स के रिव्यू को आपको अपना टाइम एक जगह फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ते हुए, कुछ खाते हुए या फिर चलते फिरते हुए भी ऑडियो बुक समरी को सुन सकते हैं और उससे अच्छी समझ सीख हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है गाइस आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।